हेलो जी। तो आज के तीसरे वीडियो में हम एक और एनबीएफसी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। एक ही बहुत छोटा सा ही एनबीएफसी कंपनी है जो बहुत ही अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है। फुल डिस्क्लोजर, मेरे पास ये कंपनी शेयर होल्डिंग में भी है, तो उसके हिसाब से हम थोड़े आगे बात करते हुए चलेंगे। अब जब शेयर होल्डिंग में है तो मतलब पसंदीदा स्टॉक में से एक है, तो इसकी थोड़ी सी ज्यादा चर्चा भी कर लेंगे। इसमें थोड़ा हो सकता है लंबा वीडियो बने, बट देख लेते हैं कंपनी में कहानी क्या हो रही है। हम सबसे पहले नंबर्स देख लेते हैं कि इस बार इन्होंने क्या रिपोर्ट किया। इनके फिर हम ये भी देख लेंगे कि पूरा बिजनेस मॉडल एनालिसिस भी कर लेंगे कि इनका धंधा किस तरीके से चलता है, पैसा किस तरीके से कमाते हैं, कौन कौन से सेक्टर में लेंडिंग करते हैं और किस तरीके की लेंडिंग करते हैं, और क्या कंपनी का माइंडसेट है, आगे का क्या गाइडेंस है। सारी चीजें हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो रफली 2500 करोड़ का आसपास का मार्केट कैप है, मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है। और कोई बहुत पुराना कंपनी भी नहीं है कि लेगेसी कंपनियों की 30-40 साल की पुरानी हिस्ट्री हो। ये 18-19-20 के आसपास का ही कंपनी है, जहां तक मेरे को याद है 16-17 में स्टार्ट हुआ है ना। तो अब देख लेते हैं क्या कहानी रही। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनका एयूएम ग्रोथ आया 36% ऑन अ वाई वाई लेवल। तो 36% का एयूएम ग्रोथ बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छे पेस पे ग्रोथ आया। अगर उससे पहले हम बात कर लें कि अब ये एमएसएमई लेंडर है। अब एमएसएमई लेंडिंग का जो पूरी इंडस्ट्री है, जिस सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, वो इस सेगमेंट ही खुद 18-19% से बढ़ रहा है। अगर 18% से पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट है, तो आपकी ग्रोथ रेट अगर 36% है, मतलब आप डबल ग्रो कर रहे हो इंडस्ट्री से, इसका मतलब आप बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रेट दिखा रहे हो। तो एक बढ़िया चीज, तो 36% से इनका एयूएम बढ़ा और बढ़ के हो गया करीबन 9,218 करोड़ के आसपास। अब देखो, अगर आप इनका 2 साल पहले एयूएम देखोगे ना, तो आपको 3,000 करोड़ का एयूएम मिलेगा। तो 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले आपको 3,000 करोड़ का एयूएम मिलेगा, उसको इन्होंने डबल कर दिया एक ही साल में, तो 3,000 करोड़ हो गया 6,000 करोड़। पिछले साल इन्होंने एंड किया 9,000 करोड़ पे, 9,000 करोड़ पे एंड किया, मतलब पिछले साल 50% इंक्रीज कर दिया इन्होंने अपना एयूएम, और अब आ गए 9,000 करोड़ पे। और Q1 FY25 में ही इन्होंने अपना एयूएम को 218 करोड़ से बढ़ा दिया, तो ये 9,218 करोड़ के आसपास हो गया। और इसमें सबसे गजब की बात क्या है कि जनरल इनका इनका ये सीजनल इफेक्ट है कि इनका Q1 खराब रहता है, हमेशा खराब रहता है इन कंपैरिजन टू बाकी 3 क्वार्टर। देखो, हमने हर फाइनेंशियल में ये देखा कि कुछ फाइनेंशियल तो ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा कम इफेक्ट सबको पड़ता है, दिक्कत सबको आती है Q1 में, बट कुछ फाइनेंशियल ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा कम फर्क पड़ता है Q1 में। कुछ फाइनेंशियल ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा डिप देखने को मिलता है Q1 में। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें, मतलब Q4 FY24 को Q1 FY25 से कंपेयर करें, तो एक बड़ा डिप देखने को मिलेगा, क्योंकि वो सीजनैलिटी इफेक्ट है। तो ये उसी तरीके की कंपनी है जिनका Q1 थोड़ा सा स्लगिश रहता है। अब आप देखो, अगर स्लगिश क्वार्टर में भी आप बढ़िया रेट पे ग्रो कर रहे हो, तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर बात करें अगर बात करें इनके डिसबर्सल की, तो डिसबर्सल का नंबर हमें देखने को मिलेगा कि 11% से डिग्रू कर गया हो ना वाई वाई लेवल। बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि एक इनका सेगमेंट था सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का। तो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग सेगमेंट में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या थी, कि इसमें यील्ड नहीं मिल रहा था। अब जब आपको हायर यील्डिंग लोन्स नहीं दे पाओगे आप, तो आपका आपका मार्जिन कंप्रेशन होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ेगा। इसकी वजह से अभी अपना जो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग वाला सेगमेंट है, उसको धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। उसके ऊपर से क्या हो रहा था, उसमें एसेट क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। उसमें अगर आप हम आगे चल के देखेंगे, जो हर सेगमेंट की अगर हम एसेट क्वालिटी निकालें, तो सबसे खराब एसेट क्वालिटी आपके उसी वाले सेगमेंट की, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग वाले सेगमेंट की थी। उसका ग्रॉस एनपीए नंबर करीबन 7.2% के आसपास, 7.2 7.5% के आसपास क्या आ रहा था। तो मतलब वहां पर एसेट क्वालिटी भी खराब है, यील्ड भी नहीं मिल रहा, तो आपका मार्जिन कंप्रेशन भी हो रहा है, एसेट क्वालिटी भी खराब हो रही है। इसलिए धीरे धीरे उस बुक को हटाना चाह रहे हैं। तो अब क्या है, अब यहाँ पर डिस्बर्समेंट कैसे कैलकुलेट हुआ, डिस्बर्समेंट ऐसे कैलकुलेट हुआ कि कितना नया लोन दिया, माइनस माइनस जो हमारे सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में पैसा वापस आ गया। भाई अभी तो ऑलरेडी लोन दिया हुआ है ना, उस लोन का रीपेमेंट भी तो आ रहा है ना, तो माइनस वो रीपेमेंट कर दें, तो इस तरीके से डिस्बर्सल कैलकुलेट हुआ। तो अगर हम वो हटा दें, क्योंकि भाई वो एक्चुअली तो डिस्बर्समेंट की ग्रोथ को हिंडर नहीं कर रहा ना, तो जो रीपेमेंट हुआ है उसको हम वापस ऐड कर दें, तो हमें पता चलेगा कि 1,330 करोड़ का इन्होंने डिस्बर्समेंट किया इस क्वार्टर में, जो हाई है 5% का, मतलब 5% से ज्यादा है, इंक्रीज ऑफ 5% ऑन अ वाई वाई बेसिस। तो इनका एक्चुअली देखने जाए तो डिस्बर्समेंट भी गिरा नहीं, तो 5% इंक्रीज आया वाई वाई बेसिस पे डिस्बर्समेंट का। तो अब हम कोई भी नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे ही नहीं, आगे चल के आरओई वगैरह कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा Q1 स्लगिश रहता है। तो अब डिस्बर्समेंट रेट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे कंपेयर करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है ना। तो इसीलिए ये धीरे धीरे अपनी अपनी जो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग वाली बुक है, उसको धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। ये पिछले 2 क्वार्टर से ये काम कर ही रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर हम लोन बुक सेगमेंटेशन समझे,
तो 27% तो है सिक्योर्ड बिजनेस लोन। अब सिक्योर्ड बिजनेस लोन क्या है? ये या तो कोई ना कोई कोलैटरल बैक्ड होंगे, या तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी से मतलब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से बैक्ड होंगे, या कमर्शियल प्रॉपर्टी से बैक्ड होंगे, मतलब कोई ना कोई कोलैटरल इनके पीछे पड़ा हुआ होगा। तो 27% तो आर सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स, 33% आर बिजनेस लोन, 10% आर माइक्रो एंटरप्राइज लोन, 5% आर सप्लाई चेन फाइनेंसिंग लोन्स, इनको ये धीरे धीरे खत्म करना चाह रहे हैं। 14% आर मशीनरी लोन्स, 12% आर पार्टनरशिप एंड अलायंस लोन्स, है ना। तो ये सारे इनके हमने सेगमेंट समझ लिए। अगर हम कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो कलेक्शन एफिशिएंसी स्टेबल रही हर तरीके से, और 96% के आसपास रही। अगर हम ग्रॉस एनपीए नंबर की बात करें सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में, तो हमें दिखता है कि सबसे खराब बुक सप्लाई चेन फाइनेंसिंग की थी, जिसमें 7.2% के आसपास का ग्रॉस एनपी आ रहा था। इसी इसी वजह से भाई आप एक चीज समझो ना, आपको यील्ड भी नहीं मिल रहा, मतलब आप ढंग से प्रॉफिट भी नहीं बना पा रहे एज कम्पेयर टू आपके बाकी सारे लोन्स, और उसके ऊपर से आपका एसेट क्वालिटी भी खराब कर रहा है। तो उन्होंने कहा हटाओ इसको, इसको खत्म ही करें, है ना। अब ये एक ऐसा एनबीएफसी है जो अपनी कोल लेंडिंग बुक पे बहुत ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा है। हर एनबीएफसी फोकस कर रहा है, बट ये तो बहुत एग्रेसिव है अपनी कोल लेंडिंग बुक पे। अब कोल लेंडिंग बुक क्या होती है कि आप किसी भी एक दूसरे दूसरे बड़े बैंक के साथ टाइप करते हो, बड़े बैंक या बड़े एनबीएफसी के साथ ही आप टाइप करते हो, और आप उनसे पैसा उठाते हो। अब क्या है, इस तरीके से है कि सपोज मैं गया यूग्रो कैपिटल के पास पैसा उठाने। यूग्रो कैपिटल के पास में गया पैसा उठाने, मैंने कहा कि मेरे को चाहिए 10 लाख रुपए। तो यूग्रो कैपिटल जाएगा एचडीएफसी बैंक के पास और कहेगा देखो मेरे पास ये 10 लाख रुपए का लोन आया है, इसमें से 90 लाख आप 10 लाख रुपए का लोन आया, तो इसमें से आप 9 लाख रुपए आप दे दो, 1 लाख रुपए में मैं डालता हूँ, और ये जो मैंने आपको 9 लाख रुपए का लोन दिलवाया है इसके बदले आप मेरे को फी इनकम दे देना। तो ये दोनों बैंक और एनबीएफसी मिलके एक लोन देते हैं, जिसमें बैंक 80-90% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, एनबीएफसी 10-20% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, और इसके बदले बैंक का लोन बुक बढ़ जाता है। एनबीएफसी को नेट इंटरेस्ट इनकम भी मिल जाता है, जो उन्होंने 10-20% का उनका जो जो प्रोवाइड किया उन्होंने लोन उसके बदले में, और उसके बदले में बैंक से उनको फीस भी मिल जाती है कि क्योंकि उन्होंने बैंक का लोन बुक बढ़वाया। तो इसमें एनबीएफसी का बैंक का काम होता है सिर्फ पैसा देने का। एनबीएफसी का क्या काम होता है, बाकी सारा काम करने का, पूरा लोन सर्विस करने का, मतलब फ्रॉम कि कस्टमर एक्वायर अच्छा है नहीं है, उसके क्रेडिट रेटिंग चेक करना, उसका रिस्क चेक करना, उसका यील्ड डिसाइड करना, तो उसके बाद डिसबर्सल करना, डिसबर्सल के बाद कलेक्शन करना, पूरा का पूरा लोन सर्विस करने का काम होता है एनबीएफसी का। बैंक का काम होता है सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा देने का, है ना। तो ये अपनी को लैंडिंग बुक पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे बढ़ा के इन्होंने पूरी लोन बुक का अगर हम माने तो 45% सेगमेंट को लैंडिंग पे लिया है, और धीरे धीरे इसको इंक्रीज करके 50% पे ले जाएंगे। अभी कुछ टाइम पहले तो बहुत ही कम कम हुआ करता था, अब उसको धीरे धीरे बढ़ा के 45% पे लिया है ना। ऊपर से को लैंडिंग पार्टनर भी इंक्रीज कर गए। को लैंडिंग पार्टनर का मतलब क्या है, कितने और बैंक्स आपके आपके साथ मिलके काम करना चाह रहे हैं। अब देखो अगर एक कोई भी बड़ा बैंक इनके ऊपर हाथ रख के कहता है ना कि भाई हम यूग्रो के साथ हम को लैंडिंग कर रहे हैं, इससे यूग्रो का भी जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ता है। मतलब इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि भाई यूग्रो कुछ काम तो सही कर रहा है, इसकी वजह से ही बड़े बड़े ब्रांड्स आके इसके साथ जुड़ रहे हैं। तो अगर हम को लैंडिंग पार्टनर की बात करें तो इस क्वार्टर में 2 को लैंडिंग पार्टनर और ऐड हो गए। पहले 13 को लैंडिंग पार्टनर थे इनके पास, अब वो 13 से बढ़ के 15 को लैंडिंग पार्टनर हो गए। अगर इनके कॉस्ट ऑफ बोरिंग की बात करें तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग स्टेबल रहा ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और 10.7% के आसपास ये मेंटेन रहा। अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक का बढ़ गया, सॉरी एनबीएफसी का बढ़ गया 44% ऑन वाई वाई लेवल एंड 22% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। अगर टोटल इनकम की बात करें तो इंक्रीज किया 38% ऑन वाई वाई लेवल एंड डिक्रीज किया 9% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो बढ़ा 32% ऑन वाई वाई लेवल एंड डिक्रीज किया 18% ऑन क्वार्टर लेवल। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज किया 34% वाई वाई लेवल एंड डिक्रीज किया 22% ऑन क्वार्टर लेवल। और फैट इंक्रीज किया 20% ऑन वाई वाई लेवल एंड डिग्रू किया 7% ऑन क्वार्टर लेवल। तो एक साथ ही हमने सारे नंबर देख लिए, ज्यादा नंबर देखने की बात नहीं है, कहानी बहुत ही अच्छी चल रही है। हर मैट्रिक में हमें इंप्रूवमेंट ही देखने को मिला है। वो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा है वो तो सीजनल इफेक्ट है, उससे हमें ज्यादा दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, है ना। अब हमने सारे के सारे नंबर देख लिए, है ना। अब हम समझ लेते हैं बिजनेस मॉडल क्या है। चलो उससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं, चलो उससे पहले एक और चीज समझ लेते हैं। अब ये क्या है, न्यू एज टेक कंपनी है, तो इनका सारा का सारा काम टेक का था, तो ये पहले से ही खर्चा करके बैठे हैं। तो अब इसकी वजह से इनका कॉस्ट टू इनकम है वो इंप्रूव कर रहा है। अगर हम ओपेक्स परसेंटेज में भी देखें तो पहले ओपेक्स परसेंटेज हुआ था 7.3%, जो अब गिर के रह गया 6.3%, और ये ड्रॉप आ गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 1% से डिक्रीज कर गया, है ना। और अगर क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो क्रेडिट कॉस्ट डिक्रीज कर दिया
2.5% से गिर के 2.3% ही हो गया क्रेडिट कॉस्ट ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। मतलब ऑल इन ऑल एक अच्छा सेट ऑफ नंबर्स। अब अगर हम आरओए की बात करें तो आरओए वाईओवाई लेवल पे इंक्रीज करके 1.4% से 2% पे आ गया, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे डिक्रीज कर गया 2.2% से 2% आ गया। वो तो ठीक है भाई, सीजनैलिटी इफेक्ट है, Q1 में थोड़ा सा लोन्स कम होते हैं, डिस्पर्सल कम होते हैं, स्लो रहता है, स्लगिश रहता है, इसकी वजह से हुआ। सेम केस आरओई का है कि वाईओवाई लेवल पे इंप्रूव किया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे थोड़ा सा डिप कर गया और करंटली है 7.8% के आसपास। अब इनका पूरा बिजनेस मॉडल हम समझ लेते हैं। अगर हम देखें तो ये टारगेट करते हैं माइक्रो से स्मॉल एंटरप्राइज कस्टमर्स को विद अ टिकट प्राइस ऑफ 25 lakhs to 15 crore रुपीज। तो इनके ऐसे अलग अलग 4 सेगमेंट बने हुए हैं कि एक तो हम बिल्कुल छोटे 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 लोन्स दे रहे हैं, और एक हम एकदम टीयर 1 टीयर 2 सिटीज मेट्रो सिटीज में जाके बहुत बड़ा बड़ा लोन दे रहे हैं कि 5 करोड़ का लोन दे दिया, 10 करोड़ का लोन दे दिया, 15 करोड़ का लोन दे दिया। एक वो वाला सेगमेंट है। और एक एकदम छोटा वाला सेगमेंट है कि भाई हम 25 लाख 30 लाख 35 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, तो एक वो वाला सेगमेंट है ना। तो ये मतलब पूरी जगह फैले हुए हैं। बट अभी भी इनका मेजर पोर्शन आ रहा है जहां पर ही ज्यादा पुश करने की कोशिश कर रहे हैं वो रिटेल सेगमेंट है, एमएसएमई सेगमेंट है। तो वो ये पुश करना चाह रहे हैं टीयर 3 4 5 6 सिटीज की तरफ ही ज्यादा पुश करना चाह रहे हैं। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दे रखा है FY26 का, मतलब नेक्स्ट 8 क्वार्टर्स का एक गाइडेंस दे रखा है, और बहुत ही जबरदस्त गाइडेंस है। अगर हम बात करें तो हमने देखा अभी आरओए इनका है 2% के आसपास का, 2% के आसपास का। मैनेजमेंट कह रहे हैं इसको हम ले जाएंगे 4%। अब अभी देखो, अभी हम पूरा कहानी बनाएंगे। अब इसके अराउंड आप एक कहानी बनानी पड़ेगी। अब उससे पहले हम गाइडेंस समझ लेते हैं क्या है। देखो, अगर अगर मैनेजमेंट लोन बुक ग्रोथ की बात करें तो लोन बुक ग्रोथ मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया 30% का। मैनेजमेंट ने ग्रो इस क्वार्टर में कितना किया, 36% का ग्रोथ आया। गाइड किया था 30%, मतलब जितना बोलते हैं उससे ज्यादा डिलीवर करके लेके आते हैं। सेकंड चीज मैनेजमेंट ने क्या बोली थी, आरओई अबव 18%। तो आरओई को अगर 18% लेके जाएंगे, अभी करंटली है 8% से, फॉर इजियर कैलकुलेशन हम समझ लेते हैं 8% पे 8% का 18% लेके जाएंगे तो कितना है, 125% का इंक्रीज हो गया, है ना। अगर हम अगर हम बात करें तो नेक्स्ट गाइडेंस क्या है कि ऑफ बुक एयूएम को हम ले जाएंगे मोर देन 50%। अगर मैं वाई वाई लेवल की बात करूं तो 43% से बढ़ के 45% पे आ गया। अब कह रहे हैं नेक्स्ट एट एट क्वार्टर्स में हम इसको 50% कर देंगे, 50% से भी ज्यादा कर देंगे। मतलब 45 से बढ़ा के 50% से भी ज्यादा कर देंगे, है ना। अब देखो ये कोलैंडिंग बुक पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोलैंडिंग बुक पे पेस ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपको कैपिटल का रिक्वायरमेंट इतना नहीं होता, क्योंकि आपको तो सिर्फ 20% ही पैसा डालना है, बाकी 80-90% पैसा तो बैंक डाल रहा है, आपको तो सिर्फ फी इनकम कमानी है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कोलैंडिंग में कि आपकी पेस ऑफ ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो सकती है, क्योंकि आपको आपको क्योंकि यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा ना, एनबीएफसी के लिए रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल कैश है, तो आपको हर टाइम कैश का रिक्वायरमेंट रहता है। तो जब आपको अब आप कोलेंडिंग करने जा रहे हो तो आपको सिर्फ 20% ही तो आपका कैश डिप्लॉय हो रहा है। जो आपका पैसा है वो तो 20% ही ला रहा है, बाकी 80-90% तो बैंक उठा के दे रहा है ना, और उसके बदले आपको फी इनकम मिल रही है, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और आपको इतना ज्यादा आपको उसके उसके पीछे कैश भी नहीं लगाना पड़ रहा। तो इसीलिए कोलेंडिंग बुक पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इनकी गाइडेंस है आरओए ले जाएंगे 4% के ऊपर, और कॉस्ट टू इनकम को ले आएंगे बिलो 45%, और क्रेडिट कॉस्ट को ले आएंगे बिलो 2%। तो ये 3 4 चीजों का मैनेजमेंट का गाइडेंस था। अब हम समझते हैं अगर ये प्ले आउट हो गया तो ये कितना कितना बेनिफिशियल रहेगा एक कंपनी के लिए। अब देखो, अगर अगर हम बात करें आरओई क्या है, आरओए इंटू लेवरेज। अगर हम लेवरेज रेशो देखें तो इस बार तो इनका थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि इन्होंने बाहर से पैसा उठा लिया, तो इनका इक्विटी बेस बढ़ गया। जब कंपनी का इक्विटी बेस बढ़ गया तो लेवरेज कम हो गया इनका। अगर मेरे को जहां तक याद आ रहा है, इनका पिछले क्वार्टर में 3.2 टाइम्स लेवरेज था ये, और अब ये रह गया है 2.7 टाइम्स लेवरेज। मतलब डेट टू इक्विटी का नंबर देखेंगे तो 3.2 से 2.7 टाइम्स के आसपास आ गया, है ना। तो क्योंकि क्योंकि इन्होंने इन्होंने एक 1300 करोड़ का प्रेफरेंशियल इशू किया था, जिसमें से 500 करोड़ रुपए इनके इस क्वार्टर में आ गए। बचे हुए जो 750 करोड़ रुपीज है वो धीरे धीरे करके नेक्स्ट 1 ईयर में आ जाएंगे, 1 ईयर में आ जाएंगे। तो अब देखो, अब क्या कह रहे हैं, ये आरओए अपना ले जाएंगे 4%। अब आरओई का फॉर्मूला क्या होता है, आरओए इंटू लेवरेज। अगर हम लेवरेज कांस्टेंट भी पकड़ के चले, लेवरेज भी इंक्रीज करेगा, बट अगर हम लेवरेज कांस्टेंट पकड़ के चले तो अगर आरओए डबल हो रहा है तो आरओई भी डबल हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि इन्होंने आरओए कैसे डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम आरओए ऐसे डबल करेंगे कि हमें हमें 150 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज मिलेगा हमारा लोन का मिक्सचर चेंज करने से। कि मतलब हम अब वो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग कम यील्ड वाले लोन छोड़ के हम अगर एमएसएमई में हायर यील्डिंग लोन्स में चले जाएंगे तो हमारा हमारा जो मार्जिन है वो थोड़े से एक्सपैंड होंगे। तो हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट 8 क्वार्टर्स में हमारा मार्जिन एक्सपेंशन होगा 150 बेसिस पॉइंट से, 1.5% से हमारा मार्जिन एक्सपेंशन होगा।
तो अब हम देखना है आरओए अभी है 2% पे, और 2% से 4% कैसे जाना है, तो 1.5% का इंक्रीज तो यहीं पर आ गया। फिर कह रहे हैं 75 बेसिस पॉइंट्स का डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। अब 75 बेसिस पॉइंट्स का मतलब 0.75% का डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ बोरिंग। अब ये कैसे, इसके दो मेन सेगमेंट है। एक तो इनको रेटिंग अपग्रेड मिला है, अभी इनको एक रेटिंग अपग्रेड मिला है। तो जब आपकी रेटिंग अपग्रेड मिलता है तब आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आ जाती है, क्योंकि आप जिससे पैसा उठाते हो, अब आप सपोज बैंक से पैसा उठा रहे हो, तो आप बैंक को जाके दिखाते हो कि देखो भैया ये फिच रेटिंग एजेंसी है या क्रिसल रेटिंग एजेंसी है, इसने मेरी रेटिंग अपग्रेड कर दी। अब मैं आपसे अगर पहले 10% पे पैसा उठा रहा, तो अब आप मेरे को 9% पे दो, क्योंकि नाउ आई एम मोर क्रेडिबल बोरोवर। और इस वजह से आपको मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉस्ट ऑफ फंड्स है मेरा, उसको नीचे करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका 0.75%, 75 बेसिस पॉइंट्स का डिक्रीज आ जाएगा इनकी इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में। ऊपर से अगर 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 रेट कट होता है, जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि सितंबर में रेट कट आएगा, अगर रेट कट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है हर एनबीएफसी कंपनी के लिए इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आ जाएगी। तो 75 बेसिस पॉइंट्स का डिक्रीज ही अज्यूम कर रहे हैं, रेट कट प्लस इनकी अपग्रेडेड 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 इनकी क्रेडिट क्वालिटी से। तो इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आएगा 75 बेसिस पॉइंट से। तो अब टोटल हो गया 225 बेसिस पॉइंट्स भाई। 150 बेसिस पॉइंट्स का तो आपने मार्जिन एक्सपेंशन कर लिया, 75 बेसिस पॉइंट्स का आपने अपना कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे लिया है। अगर आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, क्योंकि अब आप सारा बिल्डअप तो कर चुके हो, आपने टेक अपना पूरा बना लिया, अब आपको सिर्फ उसके ऊपर ग्रोथ लेके आना है, अब आपको स्केल करना है। तो आपको 50 बेसिस पॉइंट का ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, तो 2.75% हो गया। और अगर आपकी क्रेडिट कॉस्ट भी डिक्रीज हुई तो आपको 50 बेसिस पॉइंट्स का बूस्ट वहां से भी मिल जाएगा। तो ये 3.25% हो गया। अगर अगर ये 3.25% का पूरा प्लान बना के चल रहा है, अगर 3.25% के बदले 2% भी हो गया, 2% भी आ गया, तो आपका आरओए पहुंच गया 4% पे। तो इनका पूरा का पूरा खेल प्ले आउट हो जाएगा कि आरओए डबल हो गया, इसकी वजह से आरओई डबल हो गया, थोड़ा सा लेवरेज इंक्रीज हुआ तो आरओई विल मोर देन डबल। तो ये एकदम क्लीन कंपनी की तरफ चला जाएगा। आप किसी भी आज अच्छी कंपनी का आरओई देखोगे जो कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर में है, तो उसका आरओई आपको मिलेगा मिलेगा 15-16% के ऊपर, कुछ कुछ का तो 25% के भी ऊपर है। बट हमें ट्रेंड देखना है। अब आज इसका आरओई है 8% का। अगर आप इसको देखोगे कि जब ये 20 का आरओई जाएगा तब पकड़ने की कोशिश करोगे, तो उस टाइम तक तो स्टॉक 4 गुना ऑलरेडी हो चुका होगा। क्योंकि इनका इनका जैसे जैसे आपकी कंपनी की क्वालिटी अच्छी होती जाती है, आपका प्राइस टू बुक मल्टीपल भी बढ़ता जाएगा, आप एक प्रीमियम कमांड कर पाओगे। तो आपको एक ऐसी ऐसी जर्नी वाला स्टॉक पकड़ना है जो 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 छोटे छोटे आरओई से, मतलब 7-8% के आरओई से बढ़ के पहुंच रहा हो 24% का आरओई। अगर आपका आरओई 3 गुना हुआ ना और प्राइस टू बुक डबल हो गया, आरओई 3 गुना और प्राइस टू बुक डबल हो गया, तो उस जर्नी में आप अपना पैसा 6 गुना कर जाओगे, 6x कर जाओगे। तो यहाँ पर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज प्ले आउट करने वाली है इस कंपनी में, इसीलिए ये बहुत बहुत अच्छा कंपनी भी लगता है मेरे को। अगर अगर फिर फाइनली बात कर लें इनके ब्रांच एक्सपेंशन की, तो इन्होंने 14 नई ब्रांचेस ऐड करी इन दिस क्वार्टर, एंड टोटल ब्रांचेस आर नाउ एट 164। तो मतलब आपने 10 ऑलमोस्ट 10% ब्रांचेस ऐड कर दी एक ही क्वार्टर में। अगर आप इसको बात करोगे तो 40-45% से इनका इनका ब्रांच एक्सपेंशन रेट है। तो कोई दिक्कत आती हुई लग ही नहीं रही है कि आपको 30% से ज्यादा की आप लोन बुक ग्रोथ कर दोगे। और अगर इनके स्टेट्स की बात करें कि कहाँ कहाँ पर इनका कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये भी उसी तरीके का एनबीएफसी जैसे हमने बाकी सारी एनबीएफसी में देखा कि कोई भी ईस्ट ऑफ इंडिया की तरफ जाने ही नहीं चाह रहा, सारे के सारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। भाई ये भी सारे मतलब वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक इन्हीं रीजन्स में है। तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ में एक ये केरला में नहीं है, और ईस्ट में ये सिर्फ एक वेस्ट बंगाल में है। बाकी बाकी सारे वही स्टेट्स हैं कि जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न वाले स्टेट्स हो गए, और हमारे हमारे साउथ वाले स्टेट्स हो गए। इनका भी प्रेजेंस वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में नहीं है ना। ये हर एनबीएफसी की कंपनी के साथ यही कहानी है कि वहां पर कोई घुसना ही नहीं चाहता, क्योंकि यहीं पर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहीं पर सारी इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो सब लोग जहाँ जो भी क्रेडिट लेंडर होगा वो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एनवायरमेंट में रहना चाहेगा। तो यही थी कहानी यूग्रो कैपिटल की। मतलब मेरे को तो बहुत ही बढ़िया कंपनी लगता है। और ये जिस जिस हिसाब से गाइडेंस देते हैं ना, एक तो पहली बात जो जो गाइडेंस दे रहे हैं उससे ज्यादा डिलीवर कर रहे हैं। इन्होंने 30% लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस दिया, इन्होंने डिलीवर किया 36% लोन बुक ग्रोथ, मतलब जो एयूएम ग्रोथ है वो 36% आया। वहीं इनके पास एक पुख्ता प्लान है कि भाई हम अपने आरओए को कैसे डबल करेंगे, 2% से 4% कैसे लेके जाएंगे। और सारी चीजें
मतलब कुछ कुछ हवाबाजी नहीं है। आप देखो, अगर ये अपना ये जो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग वाला बुक है इसको खत्म कर देंगे, तो इस पे यील्ड आ रहा है इनको करीबन 11 12 13 13% के आसपास का यील्ड आ रहा है। वहीं इनके एमएसएमई वाले डिवीजन में देखोगे तो आप यहाँ पर वहां पर आपको दिखेगा कि 22 23% का यील्ड आ रहा है। तो आपका जैसे यील्ड बढ़ेगा आपका मार्जिन एक्सपेंशन होगा। उसके बाद ये माइक्रो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाले सेगमेंट में भी घुस रहे हैं, उसमें ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उसके लिए क्या चाहिए? ब्रांच एक्सपेंशन चाहिए। ब्रांच एक्सपेंशन ये बहुत ही तेजी से कर रहे हैं। इस क्वार्टर में इन्होंने अपनी ब्रांचेस 10% से बढ़ा दी, तो वो वाला सेगमेंट भी ठीक है। तो आपको जैसे ही थोड़ा सा भी मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा तो आपको 1.5% का मार्जिन एक्सपेंशन मिलना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद जो हमारा जो जो एक बेसिक थ्योरी है कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे ही होंगे, क्योंकि इतने हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट पे अब सस्टेन होना करना बहुत मुश्किल है। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट कट आएगा, हर एनपीएससी की कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे जाएगी, उसी तरीके से इसकी भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे जाएगी। बट इनके साथ एक एडिशनल फैक्टर क्या हो जाएगा कि इनको रेटिंग अपग्रेड मिला है। रेटिंग अपग्रेड के बाद तो वैसे ही आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे चली जाती है। तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग वाला भी फैक्टर बिल्कुल सही प्ले आउट कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जहां तक है क्रेडिट कॉस्ट नीचे आने का, तो क्रेडिट कॉस्ट भी हमने देखा जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे क्रेडिट कॉस्ट नीचे आया, तो वो वाला भी बिल्कुल सही प्ले आउट कर रहा है। फिर अगर हम ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने अपना सारा सिस्टम बिल्ड कर दिया और उसके ऊपर आप स्केल करने जा रहे हो, तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा ही मिलेगा। और चलो एक बार छोड़ देते हैं कि हमें सपोज ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं भी मिला, तो भी इनके पास 2.75% इंक्रीज करने का एकदम पुख्ता प्लान है। और जिसको ये कंजर्वेटिवली बोल रहे हैं कि हम सिर्फ 2% ही इंक्रीज करेंगे, तो इनका आरओए अगर हम आरओए देखें, अगर ये सारी चीजें प्ले आउट हो जाती है, तो आरओए तो इनका लगभग 5% हो जाएगा, 4.8% के आसपास हो जाएगा। तो वो तो बहुत ही अच्छा आरओए हो जाएगा। अगर 4.8% के आसपास का आरओए हो गया, तो आरओए इनका चला जाएगा 22 23 के आसपास। 23 का आरओए जो 30% से लोन बुक ग्रोथ कर रहा है, 30% से ज्यादा से लोन बुक ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि 30% का तो सिर्फ गाइडेंस ही दे रहा है। तो एकदम एकदम प्रिस्टीन क्वालिटी की कंपनी हो सकता है ये, है ना। और मैनेजमेंट में बहुत भूख है और बहुत बढ़िया क्वालिटी का मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट किसी भी चीज में कोताही नहीं बरतता। मतलब इनको अपना जो आप इनके इनके जो भी बोर्ड मेंबर्स देखोगे ना, वो भी एकदम एकदम बढ़िया। हर आप किसी भी बड़े ग्रुप का नाम ले लो, उस बड़े ग्रुप में से पैसा दे के लेके आए हैं। मतलब ऐसा ऐसा इन सारी चीजों पे चीप आउट नहीं कर रहे हैं कि भाई हम किसी किसी से भी वो करा लेंगे। अगर हम ऑडिटिंग भी देखें तो एकदम प्रिस्टीन क्वालिटी ऑडिटर्स बिठाते हैं, सब कुछ बढ़िया करते हैं। मतलब ऑल इन ऑल एक एक बहुत ही अच्छा सेट ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम यूग्रो कैपिटल। चलिए अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।